वेलकम बैक टू लेक्चर शाला। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेथड टाइप्स वगैरह डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन का टाइप मियोसिस वो कैसे होता है और वो क्यों जरूरी है। ये दो चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आएगा ये, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो आपका पैराग्राफ है ना, आपको यहाँ पे सिर्फ तीन चीज याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें मायोसिस जो होता है वो सिग्निफिकेंट है। तो पहला चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा था दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते। ये पहला चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें वेरिएशन रहता है। वेरिएशन यानी चेंजेस, यानी कि वो अपने पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है वो क्लोन बनता है, यानी डिटो पेरेंट का फोटोकॉपी होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आएंगे ना, तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। तो ये दो चीज आपको मैंने बता दिया। पहला चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और दूसरा चीज ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब तीसरा चीज ये है कि इसमें मियोसिस होता है। अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या देख रहे थे, माइटोसिस होता था। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, विच मीन्स बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यानी जो बच्चा पैदा होगा उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो दोनों पेरेंट्स से ही कंट्रीब्यूट होंगे, यानी फादर और मदर दोनों का जेनेटिक मटेरियल उस ऑफस्प्रिंग में होगा। इस वजह से वो पेरेंट की तरह नहीं दिखते हैं, वो बच्चा जो है एकदम अलग दिखता है। थोड़े कैरेक्टरिस्टिक फादर से मिलते हैं, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक मदर से मिलते हैं। हाउएवर, इफ ईच जनरेशन वेयर टू रिसीव द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट, द क्रोमोसोम नंबर वुड डबल इन एवरी जनरेशन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो दोनों पेरेंट्स है यानी कि फादर और मदर, उनका हाफ हाफ क्रोमोसोम सेट बच्चे में आता है। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है अगर पेरेंट्स के फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बच्चे में आए तो फिर उस बच्चे में डबल क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। यानी कि ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कितने सारे होते हैं, ये हम ऑलरेडी सेल वाले यूनिट पे पढ़ चुके हैं। फिर भी एक और बार हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है और कितने होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है आपका क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इस टाइप के आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। अब अपन देखते हैं कि फीमेल में कितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये मेल के क्रोमोसोम्स है, राइट साइड में जो दिख रहा है वो फीमेल के क्रोमोसोम्स है। तो हम ये पढ़े थे कि ह्यूमन के बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब क्या होता है, टोटल 46। तो जैसे वन पेयर के अंदर कितना होता है, 2 होता है। सो वैसे 23 पेयर्स के अंदर कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे, मेल के पास 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45 और 46। तो टोटल कितने हुए, 46 क्रोमोसोम्स हुए। 46 को अपन क्या बोलते हैं, 23 पेयर्स बोलते हैं। तो सिमिलरली फीमेल के केस में भी 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल 22 और ये 23rd पेयर यानी कि कितने क्रोमोसोम्स फीमेल में भी, 46 क्रोमोसोम्स। अब डिफरेंस क्या है, अगर आप मेल यानी लड़कों में देखोगे तो जो लास्ट क्रोमोसोम्स है जिसको अपन सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये बाकी जो 1 से लेके 22 पेयर्स है इनको अपन कहते हैं ऑटोसोम्स। तो ये सब तुम अभी याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाके तुम पढ़ोगे। तो सबसे पहले ये चीज सीखने को मिला कि इनको ये जो ऊपर वाले 1 से लेके 22 पेयर है वो
ऑटोजोम्स होते हैं। मेल के केस में भी वैसा है, फीमेल के केस में भी वैसा है। 1 पेयर से लेके 22nd पेयर, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑटोजोम्स। बाकी जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर, इसको अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि ये लड़का है या लड़की है। कैसे डिटरमाइन कर रहा है? देखो, अगर लड़का होगा तो उसमें एक जो क्रोमोजोम्स है एक्स रहेगा और दूसरा जो क्रोमोजोम है वो वाई रहेगा। लड़की के केस में क्या होता है? दोनों क्रोमोजोम एक्स होते हैं। ये भी एक एक्स क्रोमोजोम है, दूसरा वाला भी एक्स क्रोमोजोम है। तो इस वजह से जो लास्ट वाला पेयर है इसको अपन सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है ना कि लड़कों में एक्स और वाई प्रेजेंट होता है और लड़कियों में दोनों के दोनों एक्स ही प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसको अपन सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो ये क्रोमोजोम्स के बारे में हो गया। अब ऐसे ही होता है सभी इंडिविजुअल्स में 23 पेयर्स यानी टोटल 46 क्रोमोजोम होता है। यानी जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होगा इसमें से सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स आएंगे, 23 पेयर्स नहीं, ओनली 23 क्रोमोजोम्स। ठीक है, ओनली 23 क्रोमोजोम्स। और इफ जो फीमेल है मदर, उसमें से भी 23 क्रोमोजोम्स। जब ये 23 क्रोमोजोम्स आपस में मीटअप होंगे तब बनाएंगे हमारे टोटल 46 क्रोमोजोम। यानी 23 अब पेयर हो गए। पेयर कैसे हुए? फादर का हाफ क्रोमोजोम आया और यहाँ से मदर का हाफ क्रोमोजोम आया। अब आप बोलोगे ये हाफ क्रोमोजोम क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों में तो 46 क्रोमोजोम्स है, राइट? तो ये हाफ क्यों आ रहा है? ये हाफ इसलिए आता है, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं मियोसिस। इस प्रोसेस में जो फादर के क्रोमोसोम्स और मदर के क्रोमोसोम्स दोनों क्या हो जाते? हाफ हो जाते। सो मियोसिस का काम क्या करना है? हाफ करना। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्रोमोसोम्स रहते कहाँ है? क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि 46 क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स हम हमारे सभी बॉडी के सेल्स के अंदर पाया जाता है। चाहे हाथ हो, पैर हो, आँख, नाक, कान, बाल, मुंह, हर जगह जितने भी हमारे बॉडी में जहाँ पे भी सेल्स है, सभी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये ओनली 23 वाले क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं और ये आपस में मीट कैसे हो रहे हैं? ये फादर का और ये मदर का, दोनों का मीट कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं, ये जो 23 वाला क्रोमोसोम्स है ना, ये होता है फादर के स्पर्म में। सिमिलरली जो ये 23 मदर के क्रोमोसोम्स है ये होते हैं एग में। ठीक है, ये एग कहाँ पे बनता है? ओवरी। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो पार्ट है ओवरी, उसके अंदर हमारा एग बनता है। ठीक है, और ये एग जो है छोटा सा डॉट सा साइज का रहता है। ठीक है, इस एग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। हमारे बॉडी में तो 46 यानी फीमेल के बॉडी में तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, बट जो एग है उस केस में सिर्फ 23 यानी हाफ हो जाता है। ये हाफ किस प्रोसेस से हुआ था? मियोसिस। यानी ओवरी के अंदर, ये ओवरी का स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं मियोसिस। इस मियोसिस के प्रोसेस के वजह से 46 क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं 23 में। सिमिलरली ऐसा ही होता है फादर के केस में। मेल में क्या होते हैं? टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं। ये टेस्टीज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स का हाफ 23 क्रोमोसोम्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हाफ हो गए। और ये कौन से प्रोसेस से किया है? मियोसिस वाले प्रोसेस से किया है हाफ। तो अब फादर का भी स्पर्म जो है उसमें 23 है और मदर का भी 23 है। अपन ये पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल गैमिट यानी स्पर्म और फीमेल गैमिट यानी एग, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे इनका होगा फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में फादर का आ रहा है 23 और 23 क्रोमोसोम्स मदर का, दोनों का 23 नंबर्स आएंगे, टोटल बनाएंगे कितना? 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जो बेबी बनेगा, बेबी डेवलप होगा, उसमें भी वापस 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। सिमिलरली अब ये जो बेबी है इन फ्यूचर जब उसका स्पर्म बनेगा अगर वो मेल हुआ, एग बनेगा अगर वो फीमेल हुआ, तो सिमिलरली वो अपने पार्टनर के पास जाएगा, इसके भी हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, उसके पार्टनर का भी हाफ होंगे। अब वही हाफ जो है वापस से मिलेंगे, उनका फिर नया बेबी बनेगा, फिर से उसमें 46 क्रोमोसोम्स वापस आ जाएंगे। तो ये होता है तुम्हारा प्रोसेस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं न्यू इंडिविजुअल का। डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में? कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन होता है उसमें मायोसिस का प्रोसेस काम आता है जो मैंने अभी बताया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो दोनों पेरेंट्स से अलग होगा, यानी कि क्लोन नहीं बनेगा। क्लोन मतलब फोटोकॉपी था, वो एसेक्सुअल में हो रहा था। ये तुम्हारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं मायोसिस के बारे में। यहाँ पे बता रहा है हाउ डज मियोसिस हेल्प, मियोसिस कैसे हेल्प करता है टू क्रिएट वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने देख लिया था मियोसिस के प्रोसेस से क्या बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, यानी कि गैमेट्स। गैमेट्स ये जो स्पर्म होते हैं मेल में और फीमेल में क्या होते हैं, एग होते हैं। स्पर्म एंड एग, इनको अपन क्या बोलते, गैमेट्स बोलते हैं। तो मायोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसमें वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, यानी कि वो स्पर्म और एग बनाते हैं। एग को अपन ओवम भी कहते हैं, ये आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ोगे। ईच स्पीशीज हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर सेल्स। तो हम ये जानते हैं पहले से कि जितने भी स्पीशीज होते हैं उनमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनके सेल्स में। वो कितने थे, टोटल 46, यानी कि 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, वो पेयर में एक साथ रहना पसंद करते हैं, बट चाहे वो एक साथ रहे कैसे भी रहे अपन गिनेंगे तो सबको ना। इस वजह से आप 23 पेयर्स बोल लो या 46 बोल लो। क्रोमोसोम्स जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये क्रोमोसोम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम ईच फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल विद अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम। सो हमने क्या पढ़ा था, जितने भी ह्यूमंस होते हैं सब में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 46। 23 जो है वो फादर का आता है और 23 जो है वो मदर का आता है, तो टोटल बनाता है कितना, 46। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स ईच पेयर जो है एक क्रोमोसोम्स हमेशा पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स से हाफ हाफ होके इंडिविजुअल में कंट्रीब्यूट करता है। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन, देखो मैंने मियोसिस का डेफिनेशन भी बताया था। मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन में क्या हो रहा था, गैमेट बन रहा था। ठीक है, गैमेट यानी स्पर्म एंड ओवम। ओवम को आप एग बोल लो या ओवम बोल लो, जो भी आपको याद रहे। इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ पेरेंट इज रेड्यूस। देखो मियोसिस में क्या हो रहा था, मैंने क्या बोल रहा था, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये क्या करता है, हाफ कर देता है। 23 पेयर था तो 23 बना देता है स्पर्म में। ये स्पर्म हो गया। स्पर्म में जब मियोसिस होगा टेस्टिकल्स में, ठीक है, जब मियोसिस होता है तो 23 पेयर्स यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स को ये क्या कर देता है, हाफ कर देता है, 23 बना देता है। तो देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ पेरेंट सेल, मेल बोल लो या फीमेल बोल लो, फादर बोल लो या मदर बोल लो, तो जो पेरेंट सेल है, ठीक है, वो पहले डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। डिप्लॉयड यानी फुल नंबर। 46 को अपन डिप्लॉयड बोलेंगे, डिप्लॉयड, या 23 पेयर को अपन बोलेंगे डिप्लॉयड। जब ये आधा हो जाता है ना 23, तब उसको अपन बोलेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का शॉर्ट फॉर्म हाफ होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम है वो रेड्यूस हो जाएगा टू हाफ। ठीक है, इन डॉटर सेल्स। तो ये डॉटर सेल्स कौन है, ये स्पर्म थे, ओवम थे, ये डॉटर सेल्स थे। ठीक है, यही डॉटर सेल्स बाद में मेटअप होके प्रोजेनी बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे हैप्लॉइड बोलेंगे, हाफ बना देते। जब हाफ बन जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे हैप्लॉइड। ठीक है, द रिजल्टिंग हैप्लॉइड सेल्स। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स है यानी कि एक स्पर्म, ठीक है, ये एक स्पर्म हो गया और एक ये एग हो गया, ये भी हैप्लॉइड है। अब ये भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है। अब जो जब दोनों मिलेंगे तो 43 हो जाएंगे वापस से। ये देखो, द रिजल्टिंग हैप्लॉइड सेल्स, दोनों हैप्लॉइड सेल्स आर यूज्ड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन एंड आर कॉल्ड गैमेट्स। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही काम करेंगे, यानी एक साथ मिलेंगे और एक नया प्रोजेनी फॉर्म करेंगे। इन एनिमल्स मेल गैमेट, देखो एनिमल्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं, अब एनिमल्स को अपन सिर्फ वो जानवर ही नहीं बोलेंगे, जो ह्यूमन है उसको भी काउंट करेंगे। तो जो मेल गैमेट्स है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पर्म, जो मैं पहले ही बता दिया था। और फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एग या फिर ओवम। यू हैव लर्नड अबाउट देम ऑलरेडी, ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो सेल वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में।
ठीक है। इन प्लांट्स पोलन ग्रेन contains मेल गैमेट्स एंड डिलीवर्स देम टू एन ओव्यूल विच कंटेन्स फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पे फूलों के केस में बताया जा रहा है, जब आप एक फूल देखोगे तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है। जैसे हम अपन इंडिविजुअल में मेल में सिर्फ मेल गैमेट प्रेजेंट होगा और फीमेल में सिर्फ फीमेल गैमेट, बट यहाँ पे फूल के केस में उसमें जो है मेल गैमेट सिर्फ अलग प्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमेट्स अलग होंगे। और कुछ फूल कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रहते हैं, इनका भी फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बाद में सीड बनते हैं। समझ गए, सीड बनेगा। अब वो सीड जो है बाद में सॉइल पे आएगा और फिर वो नया प्लांट ग्रो करेगा। तो ये होता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट। जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा था, देखो मियोसिस का प्रोसेस जब भी दिमाग में आया ना तो याद रखना कि स्पर्म और ओवम बना रहा है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स को ये तोड़ के हाफ कर रहा है, 23 बना दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा, ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट्स। यहाँ पे मैं पेयर में बताया था ना, ये देखो ये देखो, ये सब पेयर में है। ठीक है, ये एक पेयर हो गया, इसमें 2 क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम्स, ये दूसरा क्रोमोसोम्स, ये दूसरा पेयर हो गया, इसमें भी एक क्रोमोसोम्स हो गया, इधर भी 2 क्रोमोसोम्स। सो पेयर में है, यानी कि टोटल इसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, म्यूसिस के दौरान जो भी क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है वो अलग होके जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा। तभी तो अगर आप स्पर्म को देखोगे तभी तो वो हैप्लॉइड है, 23 है, 1 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेयर। दिस मीन्स दैट एवरी ह्यूमन गैमेट हैज 23 क्रोमोसोम्स। अब जो भी गैमेट है यानी स्पर्म और ओवम, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए, यानी 23 क्रोमोसोम्स आए। देखो यहाँ पे पेयर नहीं लिखा हुआ है ना, 23 पेयर बोलता तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता। समझ गए, यहाँ पे पेयर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं। किसमें? स्पर्म में और ओवम में, यानी कि गैमेट्स में। ईच कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर मेनी कैरेक्टर्स। अब वही जो स्पर्म है ओवम है उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, भले हाफ है बट क्रोमोसोम्स तो है ना। और उसी के अंदर क्रोमोसोम्स में अपन ये पढ़े थे कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं अगर आप उसको खोलोगे तो आपको ऐसे डीएनए मिलेंगे। अब ये जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये वाला पोर्शन, वही पोर्शन जो है एक प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, यही प्रोटीन जो बना रहा है ना हमारे बॉडी में, आगे ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, यानी हमारे बॉडी का कलर क्या होगा, हमारे आईज का कलर क्या होगा, हम टॉल होंगे या हम ज्यादा गुस्से वाले होंगे, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा। ये सब डीएनए के स्ट्रैंड में जो प्रोटीन्स बनते हैं ना वही डिसाइड करते हैं। तो जिस स्ट्रैंड पे प्रोटीन बन रहे हैं वो वाला स्ट्रैंड को अपन जीन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि डीएनए के सभी स्ट्रैंड पे ही जीन बनेंगे, कुछ स्ट्रैंड पे बनते हैं कुछ स्ट्रैंड पे नहीं बनते। तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे प्रोटीन बन सकते हैं वो हमारा जीन कहलाता है। ठीक है, जीन बेसिकली कोई ऐसा कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं है, वो डीएनए का सीक्वेंस ही होता है या डीएनए का स्ट्रैंड बोल सकते हो तुम। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया हो कि जीन क्या होता है। तो ये जीन जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो तुम उसको, जीन को। तो अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया क्या है? जीन है। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर मेनी कैरेक्टर्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कैन गैमेट्स कैरी। अब ये बता रहा है कितने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कोई गैमेट कैरी कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, लाखों कैरेक्टर्स, उसके अंदर एक क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत हाईली कंडेंस्ड डीएनए होते हैं, यानी कि डीएनए जो इस तरह से कॉइल्ड होके, जैसे वुलन देखे होगे, वुलन कॉइल होके आपको बॉल्स बनाता है ना, वैसे ही डीएनए इस तरह से कॉइल होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो इतने सारे डीएनए होते हैं, आप देख सकते हो जब क्रोमोसोम्स बन रहा है, मैं डीएनए से कॉइल कर रहा हूँ तो ये क्रोमोसोम्स बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स निकल आते हैं। तो ये तुम्हारा मियोसिस के बारे में मैंने समझा दिया। एक और चीज बताऊंगा कि मियोसिस जो है कैसे वेरिएशन क्रिएट करता है। वेरिएशन का मतलब ये होता है चेंजेस आना। क्या आना? चेंजेस का आना।
तो चेंजेस कैसे आता है? अब देखो, अगर तुम अपना चेहरा देखोगे, क्या तुम फादर की तरह एग्जैक्टली दिखते हो? नहीं। हो सकता है तुम्हारे फादर का नोज तुम में आया हो सकता है उनका स्माइल तुम में आया हो। फिर अब तुम अपने मदर से कंपेयर करो, क्या तुम्हारे मदर का हाइट और तुम्हारा हाइट सिमिलर है? क्या तुम्हारे मदर का हेयर कलर या हेयर ग्रोथ पैटर्न तुम्हारे से मैच हो रहा है? तो इसका ये मतलब है तुम्हारे मदर का जो क्रोमोसोम्स है कुछ पार्ट आया है तुम में। तो ये चीज होता है कि तुम पूरा पूरा मदर के जैसा दिखोगे, ये पॉसिबल नहीं है, या तुम पूरा पूरा फादर के जैसे दिखोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तुम जो है दोनों का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिखोगे, फादर का भी और मदर का भी। तो इस प्रोसेस को, इसी चीज को अपन वेरिएशन बोलते हैं। जो तुम में चेंजेस आए हैं ना, जो तुम्हारे कैरेक्टर में चेंजेस आया है ना, जो तुम्हारे ट्रेट पे चेंजेस आए ना, उसी चेंजेस को अपन क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब अपन डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा एक्टिविटी है, बहुत ही इजी है, बस आपको शांति से इसको समझना है और सुनना है। तो चलो इस एक्टिविटी से ये समझते हैं कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से अलग क्यों दिखता है, क्यों उस बच्चे में वेरिएशन होता है। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के जरिए अपन यही समझेंगे। इस एक्टिविटी में 3 पेयर्स ऑफ बीड्स लिया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग कलर का। ठीक है, अगर आप देखोगे पेयर 1 जिसमें 2 अलग अलग कलर है, पेयर 2 इसमें भी 2 अलग कलर, पेयर 3 इसमें भी अलग कलर। ईच पेयर, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर, ये सभी पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर। अब ऑपोजिट कैरेक्टर क्या होता है? लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट कैरेक्टर। तो ये चीजें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट कैरेक्टर्स। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट कैरेक्टर्स को। आप इसको इस तरह से समझ लो, मान लो ये एक फादर का क्रोमोसोम्स है, ठीक है। फादर के बॉडी में टोटल 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। हर पेयर में आपको 2 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे थे, ये एक क्रोमोसोम्स, ये दूसरा क्रोमोसोम्स। समझ लो ये भी वैसा ही है, ये एक क्रोमोसोम्स, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो पहला क्रोमोसोम्स के अंदर अलग कैरेक्टर्स होंगे, दूसरे क्रोमोसोम्स में उसका ऑपोजिट कैरेक्टर होगा। सिमिलरली अगर आप फादर के सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में आओगे, तो उसमें जो है क्रोमोसोम्स जो है अलग होगा, और उसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग होगा, यानी कि ऑपोजिट कैरेक्टर्स होगा। ऑपोजिट ये कैरेक्टर्स क्या होता है? तो ये जो कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ बार बार, ये कैरेक्टर है क्या? ये जो कैरेक्टर्स है ये बॉडीली कैरेक्टर्स है, जैसे कि हेयर का कलर, आईज का कलर, हेयर का शेप, टॉल है या शॉर्ट है। ये सारे कैरेक्टर्स जो है जेनेटिक के फॉर्म में, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको अभी उतना ध्यान नहीं देना है। मेन पॉइंट पे आते हैं अभी। मेक अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम इट बाय रैंडमली पिकिंग वन बेड फ्रॉम ईच पेयर। अब आपको यहाँ पे जितने भी पेयर देख रहे हैं, पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, इन तीनों पेयर में से रेंडमली कोई सा भी आपको सेलेक्ट करना है। तो इन्होंने सेलेक्ट किया है पहला पेयर 1, 1 लाइट ग्रीन बेड। अगर आप देखोगे इस वाले में 1 लाइट ग्रीन बेड एंड डार्क ग्रीन, ठीक है। ये जो तुम्हारा लाइट ग्रीन वाला पार्ट है ये ब्लॉन्ड हेयर को दिखाता है। अब ये ब्लॉन्ड हेयर का मतलब क्या होता है? अगर आप अमेरिकन में देखोगे येलो कलर का हेयर होता है उनका, ठीक है, येलो व्हाइट जिसको बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं ब्लॉन्ड हेयर। और दूसरा जो डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक हेयर को, मान लो ये। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखोगे तो वहाँ पे लाइट ब्लू है और डार्क ब्लू है। लाइट ब्लू आपको ये बता रहा है कि हेयर कैसा है, ठीक है। लाइट ब्लू आपको बताएगा स्ट्रेट हेयर और डार्क ब्लू आपको बताएगा कर्ली हेयर। सिमिलरली अगर आप थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे आओगे, तीसरे वाले पेयर में, तो ये थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स है। तो पहले वाला क्रोमोसोम्स है जिसमें डीएनए आपको क्या बता रहा है कि ब्राउन आई कलर होगा, और जो डार्क वाला पार्ट है वो ब्लैक आई कलर। यानी कि हमने क्रोमोसोम्स देख लिए। पहला वाला पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये हेयर के बारे में बता रहा है कि जो स्पर्म होगा, यानी कि स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे, तो उन 23 क्रोमोसोम्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो यहाँ पे पेयर 1 में जो है हेयर्स के बारे में बता रहा है। अगर आप पेयर 2 को देखोगे तो ये भी आपको हेयर के टाइप, किस टाइप का हेयर है
ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाया जाएगा। थर्ड पेयर में आपको क्या बता रहा है, आई के बारे में, आई के कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है। अब आप इसको कॉम्बिनेशन में कोई सा भी कॉम्बिनेशन आपको रेंडमली पिक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने चूज किया है लाइट ग्रीन को। पहले ये देखो, इन्होंने लाइट ग्रीन को चूज किया है, यानी कि ये जो चूज किया ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये प्रोसेस मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, MEIOSIS, मियोसिस, ठीक है, यानी कि एग सेल के अंदर जो है ये प्रोसेस हो रहा है। मियोसिस में रेंडमली जो है कोई सा भी कलर चूज होगा, सॉरी कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक आपका आएगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स था, ठीक है, 46 में वो हाफ होके 23 आएंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। 6 क्रोमोसोम्स का हाफ कितना होता है, 3 होता है। तो देखो यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस में भी हाफ हो जा रहे कैरेक्टर्स, हाफ हुए। यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स, यानी ये आपका जो स्पर्म होगा, इस स्पर्म के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। तो कौन कौन से क्रोमोसोम्स आए, इन्होंने लाइट ग्रीन लिया था, लाइट ब्लू लिया और लाइट रेड लिया। अब लाइट ग्रीन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था, ब्लॉन्ड हेयर, यानी कि येलो वाला हेयर, येलो कलर का। और लाइट ब्लू का क्या कैरेक्टरिस्टिक था, लाइट ब्लू वाला जो क्रोमोसोम्स है, ये सेकंड वाला क्रोमोसोम्स, यानी जो सेकंड पेयर से आया था, ये बताता है जो स्पर्म है उसमें स्ट्रेट हेयर का कैरेक्टरिस्टिक आया है। और थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या बताता है, ब्राउन आईज का कैरेक्टरिस्टिक आया है। अब ठीक है, अब ये जो स्पर्म है जब फीमेल ओवम से मीट करेगा या फीमेल एग से मीट करेगा, तो वो जो बच्चा है उस बच्चे में वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो जो भी चीज है, बट उस बच्चे में हो सकता है उस बच्चे में ब्लॉन्ड हेयर्स आए, हो सकता है उस बच्चे का हेयर स्ट्रेट हो, कर्ली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो पेरेंट है फादर का, वो कर्ली वाला जीन उस स्पर्म में आया ही नहीं है। रेंडमली कुछ भी हो सकता है। और उसका ब्राउन आइज भी हो सकता है क्योंकि फादर का आइज ब्राउन है। अब मान लो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें सिर्फ सारे के सारे डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, डार्क रेड आ रहे हैं, तो इसमें जो है तुम्हारा ब्लैक हेयर बनने का चांसेस ज्यादा रहेगा, कर्ली हेयर बनने का चांसेस रहेगा और ब्लू आइज बनने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स इस तरह से आते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि फादर का जो डिफरेंस है, यानी कि फादर का जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो ऑफस्प्रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है किस तरह से चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स है या कैरेक्टर्स है उसका सिग्रीगेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे फिगर का जो लेबल है उसको पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द सिग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। सिग्रीगेशन यानी कैरेक्टर्स सिग्रीट होके आ रहा है, सेपरेट होके या हाफ होके आ रहा है। जब मियोसिस का प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में कैरेक्टर्स का सिग्रीगेशन होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम से 23 हाफ होना, उसमें जो है चूज होके आ रहा है कि भाई लाइट ग्रीन जा रहा है या डार्क ग्रीन जाएगा, लाइट ब्लू जाने वाला है या डार्क ब्लू जाएगा। इस प्रोसेस को अपन सिग्रीगेट कहते हैं, यानी कि रैंडमली कोई सा भी कैरेक्टर उस स्पर्म में आ सकता है। ठीक है, अब देखो टेस्टिस के अंदर कई मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल बनते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सभी स्पर्म सेल एक ही टाइप के कैरेक्टर्स आए। मैंने क्या बताया, रैंडमली हो सकता है कि एक में लाइट ग्रीन जा रहा हो, ठीक है, एक स्पर्म में लाइट ग्रीन आ रहा हो, दूसरे स्पर्म में डार्क वाला आ रहा हो, तीसरे में भी डार्क वाला आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये रैंडम है प्रोसेस। तो इसी रैंडम मिक्सिंग की वजह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रैंडम मिक्सिंग प्रोवाइड मेनी कॉम्बिनेशन। अब ये जो रैंडम मिक्सिंग हो रहा है ना, इससे कई सारे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप यही पे इमेजिन कर लो ना, आप लाइट ग्रीन ले लो, फिर डार्क ब्लू ले लो, फिर लाइट रेड ले लो, सिमिलरली डार्क ग्रीन ले लो, डार्क ब्लू ले लो और लाइट रेड ले लो। इस तरह से आप कैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितना भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो यही पे आपको क्लियर कर रहा है दिस रैंडम मिक्सिंग प्रोवाइड मेनी कॉम्बिनेशन। अब ये जो रैंडम मिक्सिंग होता है सिग्रीगेशन के टाइम यानी मायोसिस के टाइम, ये कई सारे मेनी कॉम्बिनेशन बना सकता है, जिस वजह से जो चाइल्ड होता है जेनेटिकली अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, ऑल्सो फ्रॉम देयर सिबलिंग्स, यानी कि अपने खुद के ट्रू ब्लड जो भाई बहने होते हैं, यानी आपके फादर एंड मदर से बोर्न हुए, आप अपने भाई को या बहन को देखोगे वो आपके जैसा नहीं दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय जो पेरेंट का स्पर्म और ओवम में जो कैरेक्टरिस्टिक था अलग था। जब आप बॉर्न हुए तो आपके समय में जो स्पर्म और ओवम था उनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक था। इस वजह से
जो सिबलिंग्स है उनमें भी कैरेक्टर्स अलग दिखते हैं और वो वेरिएशन कहलाता है। ईच ऑफ अस रिसीव अ यूनिक कॉम्बिनेशन, तो जितने भी है आपके भाई बहन है सबको एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है, सबको सेम सेम क्रोमोसोम्स नहीं मिलता और इसी वजह से अपन इस चीज को वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन यानी चेंजेस, सब में चेंजेस आएंगे। दिस क्रिएट्स वेरिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल। देखो आखिर लास्ट में वही चीज आया, जब पेरेंट्स से तुम अलग दिखोगे, तुम्हारा भाई भी अलग दिखेगा, तुम्हारा बहन भी अलग दिखेगा, तो इसी प्रोसेस को अपन वेरिएशन बोलते हैं। यही एक वेरिएशन क्रिएट कर रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में, सिबलिंग के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, सबके बीच में क्या दिख रहा है तुमको? वेरिएशन दिख रहा है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। देखो अगर सब के सब सेम कैरेक्टर्स डेवलप करने लगे तो दिक्कत हो सकता है। अब बोलोगे कैसे दिक्कत होगा? भाई मान लो किसी पेरेंट्स को जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अब वही सेम जेनेटिक डिसऑर्डर अगर बच्चे में भी चले गया तो जो पेरेंट्स को बीमारी है चाइल्ड को भी वही बीमारी होगा। तो इस वजह से ये जो रैंडम सिग्रीगेशन हो रहा है, इस वजह से जो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है, हो सकता है अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में आ रहे हैं और जो बुरे कैरेक्टरिस्टिक है वो नेचर ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर दे रहा है। जो पॉइंट है, जो वेरिएशन है वो जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए स्पीशीज के। ठीक है, नए नए कैरेक्टर्स खुलेंगे, नए नए आपको एबिलिटीज मिलेंगी। कब? जब अलग अलग कैरेक्टर्स का सिग्रीगेशन होगा। वेरिएशन हेल्प्स सम इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू बेटर चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। मान लो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं जो इन्वायरमेंटल इशू के वजह से तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, बट उनका जो जीन्स है सभी, मैंने क्या बताया था, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। अगर तुम टॉल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर सिर्फ टॉल का ही जीन है, भाई तुम्हारे पास एक और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, उसमें शॉर्ट जीन भी प्रेजेंट है, समझे? तो ये मत समझना कि भाई मैं तो टॉल हूँ, मेरे में तो शॉर्ट का जीन्स है ही नहीं तो मेरे बच्चे भी टॉल होंगे। गलत। अगर तुम टॉल हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा बच्चा भी टॉल होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स है। तो तुम्हारे पास अगर टॉल वाला जीन है तो तुम्हारे पास शॉर्ट वाला भी जीन होगा, शॉर्ट हाइट वाला भी जीन होगा। तो ये चीज होता है कि कोई इंडिविजुअल है उसको बेटर चेंजिंग इन्वायरमेंट में हेल्प करता है। यानी कि मान लो किसी पेरेंट में जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास ऐसा जीन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जब सिग्रीगेशन होगा यानी मायोसिस का प्रोसेस होगा, उस समय ये जो जीन है वो सिग्रीगेट होके मान लो तो ऑपोजिट वाला जीन तुमको मिल गया, यानी अच्छा वाला जीन तुमको मिल गया। तो इससे तुम्हें क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा कि तुम चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को बेटर अडेप्ट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आजकल के जनरेशन में या आजकल के समय में बहुत सारे लोग लो लेवल ऑक्सीजन टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी वो हांफने लग जाते। जैसे बहुत सारे लोग लेह लद्दाख नहीं जा पाते क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है, तो उनका जो है सांस फूलने लगता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अच्छा जीन नहीं होता जो इस चीज़ को कंपनसेट कर सके। तो कभी कभी जो एक अच्छा रैंडम मिक्सिंग या रैंडम जो वेरिएशन होता है वो हेल्पफुल होता है कि तुमको टॉलरेट करवाना सिखा दे उस लो लेवल ऑक्सीजन में भी, हाई एल्टीट्यूड में भी। ये सारी चीज़ें होती है। और एक और चीज़ है कि आजकल के समय में जो है, जो हमारे आसपास बहुत सारे लोग देखोगे कि वो मिल्क नहीं पी पाते। मिल्क जैसे ही पीते हैं ना तो या तो उनका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या फिर उनका डायरिया हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर एक एंजाइम बनना चाहिए, लैक्टोज शुगर होता है मिल्क में। अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम आता है लैक्टेज। अब ये जो लैक्टेज है जिसके स्टमक में बनता है वो मिल्क को डाइजेस्ट कर लेगा। अब ये लैक्टेज एंजाइम जिसके स्टमक में नहीं बनता है वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इस वजह से उनको या तो कंस्टिपेशन होगा या तो उनको डायरिया होगा। वो जो कहते हैं ना कि भाई मैं तो मिल्क से इनटॉलरेंट हूँ, सूट नहीं करता दूध मुझे, मैं दूध पीता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता है उनके पेट में। लैक्टेज एंजाइम जो है मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो ये सब जीन का ही खेल है। अब जिस पेरेंट में, मान लो फादर में भी कोई जीन है ही नहीं लैक्टेज बनाने का, लैक्टेज एंजाइम, और मदर में भी कोई जीन नहीं है लैक्टेज बनाने का, तो जो
चाइल्ड बॉर्न होगा ना, उसमें भी यही होगा कि उसमें कोई लैक्टेज होगा ही नहीं, तो वो बच्चा भी दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स में वो चीज़ नहीं है तो वो बच्चे में जो है, जब वेरिएशन आएगा तो बच्चे में अच्छा जीन आएगा। इस वजह से अपन वेरिएशन को काफ़ी डीपली पढ़े हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, बच्चे का अलग होना क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप ये डाउट करोगे कि इस प्लांट में कहाँ से भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, ये सारा डाउट क्लियर होगा आपको। आप थोड़ा सा रिसर्च भी करो कि प्लांट में तो एसेक्सुअल होता है, तो सेक्सुअल कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ थोड़ा रिसर्च करते रहना लेक्चर को एंड करते।